हेलो मैजिक बडी, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। मैं हूं एसएम सर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग हमारे बॉडी के दो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर आज के लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में सेल के बारे में सीखा था। सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट जो जिंदा है उसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल एक साथ आते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। सेल एक साथ आके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यू एक साथ आके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन्स एक साथ आके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी हमारी बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी बनी है सेल से। सेल्स एक साथ आए, उन्होंने टिश्यूज बनाए। टिश्यू एक साथ आए और उन्होंने ऑर्गन्स बनाए। ऑर्गन्स एक साथ आए, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम एक साथ होके हमारा ये पूरा बॉडी बना है। अब ये बॉडी बनने के बाद इसका फंक्शन होने के लिए इसे एनर्जी की जरूरत होती है। जी इज एसेंशियल टू ऑपरेट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं। मेटाबॉलिज्म चलते रहता है, डाइजेशन चलते रहता है। तो इन सब चीजों में क्या जरूरत है? इन सब चीजों में एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी प्रोडक्शन ऑकर्स विद इन द सेल. Cell needs supply of soluble nutrients and oxygen for this purpose. सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? सेल हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हमें जो भी कुछ काम करना होता है उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारा सेल इसे हमें बना के देता है। सेल के अंदर भी एक उसका ऑर्गन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो एनर्जी हम लोग हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब ये एनर्जी ऐसे बनता है क्या? नहीं, उसके लिए उससे कुछ मटेरियल्स लगता है। उन मटेरियल्स का यूज करके सेल हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब वो जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, इसका जरूरत पड़ता है। अब ये कौन पहुंचाता है? इस न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाने में रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम सेल तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम करता है। और ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का यूज करके सेल हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रेस्पिरेशन जो है वो 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड स्टेप होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और थर्ड स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले स्टेप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। इस स्टेप में 2 चीजें होती है, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है? एयर इज टेकन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड्स द लंग थ्रू ट्रकिया। हम नोज से, अपने नाक से एयर को अंदर लेते हैं जो आगे ट्रकिया से 2 लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन कहते हैं, यानी एयर को अपने बॉडी के अंदर लेना। इसे क्या कहेंगे हम लोग? इनहेलेशन। एक्सपिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर गोस इनटू द ब्लड, ब्लड कैरीज द CO2 फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लंग। दिस एयर इज गिवन आउट बाय एक्सहेलेशन, both the process occurring with the help of the lungs, collectively called as external respiration. इनहेलेशन में हम लोग ने एयर अंदर लिया जिसमें ऑक्सीजन था। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एक्सहेलेशन में हम लोग एयर बाहर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग ने ऑक्सीजन अंदर लिया बट बाहर हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया कहाँ से? इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। जो ऑक्सीजन हम लोग ने अंदर लिया है उसका एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेके आता है ये आगे पता चलेगा। ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है,
और हम लोग ने अंदर क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल जाता है। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये प्रोसेस दोनों लंग्स में कलेक्टिवली होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी सिंपल टर्म्स में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी क्या, inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide, it is the external respiration. सेकेंड स्टेप होता है इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। हमने अभी बात की कि हम लोग ने ऑक्सीजन अंदर लिया बट बाहर छोड़ते वक्त हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया है देखो। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल एंड टिश्यू फ्लूइड इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी ब्लड और लंग्स के जो टिश्यू है उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। यानी ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यू फ्लूइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड इनटू द ब्लड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर आएगा और ऑक्सीजन ब्लड से बाहर टिश्यू फ्लूइड में जाएगा। हम लोग ने इनहेलेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर लिया, ये ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, बाकी पूरे बॉडी में लेके जाएगा। जहां भी इसका सर्कुलेशन चल रहा है ब्लड का, वहां पे ऑक्सीजन ब्लड के साथ जाएगा। वहां पे ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा और वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना, कैसे बना ये देखेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेगा और एक्सचेंज में ऑक्सीजन देगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड क्या करेगा, वापस आएगा हमारे लंग्स में, जहां पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं एक्सेलेशन के प्रोसेस में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन दो, कार्बन डाइऑक्साइड लो। नेक्स्ट आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना। डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज आर स्लोली बर्न ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ब्लड ने ऑक्सीजन पहुंचाया, उसी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन्स, ये सब। C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ये देखो ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, यानी ऑक्सीजन इसमें ऐड होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी मिलता है और यही एनर्जी हम लोग यूज करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। हम लोग ने सांस अंदर ली, सांस के साथ ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आया। ये ऑक्सीजन ब्लड क्या करेगा, सेल के पास लेके जाएगा। सेल के अंदर ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। यही एनर्जी हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही एक्सेलेशन प्रोसेस में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच को बाहर छोड़ना। इनहेलेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है, एक्सहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है। देन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन को दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड वापस लंग्स की तरफ आता है। वहां पे वापस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर। सेलुलर रेस्पिरेशन में ब्लड जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है वो सेल के पास जाएगा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा और यही कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड वापस लंग्स की तरफ, वापस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर। अब इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम लोग सांस अंदर बाहर लेते हैं। इसमें नोज, फेरिंग्स, विंडपाइप, ट्रकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, डायफ्राम, ये सब आता है। शुरुआत करते हैं नोज से। Respiratory system and the respiration begins with the nose. Air is filtered with the help of the hair and mucus present in the nose. हमारा जो नाक है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट है जहां से रेस्पिरेशन शुरू होगा। नोज से हम लोग क्या करते हैं, एयर अंदर लेते हैं। अब हमारे नोज के अंदर ये जो नेसल कैविटी है उसमें हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस यानी हमारे नाक के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम लोग म्यूकस कहेंगे। इसका काम क्या होता है, ये एयर को फिल्टर करने का काम करता है।
यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल या फिर स्मॉल बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर ना जा सके, इसका ध्यान कौन रखेगा? नोज के अंदर जो हेयर्स है एंड म्यूकस है वो एयर को फिल्टर करने का काम करता है। नोज के बाद एयर अंदर फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स यहाँ पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक साथ रहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, ये वाला जो है फूड पाइप एंड विंड पाइप आर ओरिजिनेट इन द फेरिंग्स। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द फूड पाइप। ये देखो, ये हमारा नोस है, यहाँ से अंदर आते ही यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये वाला एक पीछे की तरफ जो होता है दैट इज आवर फूड पाइप, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं वो पीछे वाले पाइप से नीचे स्टमक तक जाएगा। और उसके आगे जो एक पाइप है दिस इज आवर विंड पाइप, यानी जो हम लोग सांस ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं हमारे लंग्स तक, ये विंड पाइप से एयर जाता है। अब यहाँ पे फेरिंग्स में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ में प्रेजेंट है। आगे जो है दैट इज आवर विंड पाइप और पीछे जो है दैट इज आवर फूड पाइप। इस विंड पाइप के ऊपर एक लीड होता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। देयर इज अ लिड एट द बिगिनिंग ऑफ द विंड पाइप। दिस लिड क्लोजेस the wind pipe during the passing of food, and food pipe and thereby normally prevents the entry of food particle into the wind pipe. Otherwise, wind pipe remain open, hence the air passes through the pharynx into the wind pipe. तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारे विंड पाइप में खाना ना जाए, इसीलिए वहां पे एक लिड होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को बंद कर देता है। यानी जब आप फूड खाते हो और उसे स्वॉलो करते हो तब ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा ताकि फूड पिछले वाले फूड पाइप से नीचे स्टमक में चला जाए, वो विंड पाइप में ना आए। यूजुअली विंड पाइप ओपन रहता है, पर जब भी हम लोग कुछ स्वॉलो करते हैं तो ये जो विंड पाइप है वो बंद हो जाएगा। यूजुअली हमारा विंड पाइप जो है वो क्या रहेगा, ओपन रहता है, पर जैसे हम लोग कुछ खाते हैं स्वॉलो करेंगे तो ये लीड जो है वो बंद हो जाता है ताकि फूड जो है पिछले वाले ट्यूब से नीचे स्टमक में पास हो जाए। तो फेरिंग्स में दो ट्यूब्स होते हैं, स्टार्टिंग में जो होता है दैट इज अवर विंड पाइप और उसके पीछे होता है फूड पाइप। फूड पाइप एंड विंड पाइप दोनों ओपन रहते हैं, बट व्हेन वी आर ईटिंग फूड, जब हम लोग खाना खा रहे होंगे तब हमारा जो विंड पाइप है पहला ट्यूब वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ताकि फूड उसमें अंदर ना जा सके। विंड पाइप इज स्वॉलोन एट द बिगिनिंग ड्यू टू द साउंड बॉक्स। हमारा जो विंड पाइप है पहला ट्यूब, स्टार्टिंग वाला ट्यूब, वो थोड़ा सा स्वॉलोन होता है, थोड़ा फूगा हुआ रहता है क्योंकि वहां पे साउंड बॉक्स यानी हमारा जो आवाज है वो आवाज उस साउंड बॉक्स से प्रोड्यूस होता है, वो प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है, थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, फुला हुआ रहता है, जिसे हम लोग स्वॉलोन कहेंगे। आगे जाके हमारा ये जो विंड पाइप है it bifurcates into the thorax, one branch enters in the right lung and other branch enters in the left lung. आगे जाके हमारा जो विंड पाइप है वो बाइफरकेट हो जाता है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग में जाएगा, दूसरा लेफ्ट लंग में जाएगा। लंग्स के बारे में बात करते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द हार्ट इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट हमारा यूजुअली थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है और उसके दोनों साइड में हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस कैविटी को, वहां पे खाली जगह होता है, इसीलिए हम लोग उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। Maximum area of the thoracic cavity is occupied by the lungs and they are covered by maximum part of the heart. हार्ट बीच में प्रेजेंट है और इसके दोनों साइड पे हमारा लंग्स प्रेजेंट है। यहाँ जो चेस्ट का एरिया है उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। हमारा थोरेसिक कैविटी पूरी तरह से लंग्स एंड हार्ट से घिरा हुआ है। Each lung has a double layer covering called as pleura. जैसे हमारे ऊपर स्किन का एक लेयर है, वैसे ही लंग्स के ऊपर और एक लेयर होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पेल्यूरा। लंग्स आर इलास्टिक लाइक स्पॉन्ज। आप सबने स्पॉन्ज देखा होगा कैसा सॉफ्ट होता है, उसी तरह हमारे लंग्स भी स्पॉन्जी नेचर के होते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स कॉल्ड एज एल्वियोलाई। हमारा जो लंग्स है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना होता है, दे आर लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग एल्वियोलाई कहेंगे। और इन एल्वियोलाई के ऊपर बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। लंग्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वेन्स एंड कैपिलरीज, आर्टरीज प्रेजेंट है। ये ब्लड वेसल्स है जिन्होंने एल्वियोलाई के ऊपर पूरी तरीके से एक नेक्स्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाए रखा है। रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड ईच एल्वियोलस। Wall of the alveoli and capillaries are extremely thin.
gaseous exchange can easily take place across this thin walls. अब ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट है लंग्स के अंदर और एल्वियोलाई है वो बहुत ही पतले होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एक्सचेंज हो सकते हैं. As large number of alveoli are present in the lungs, the large surface area is available for the gaseous exchange. लंग्स के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी वजह से लंग्स का एरिया जो है वो बढ़ जाता है और ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर हो सकता है. अब जिस एल्वियोलाई की हम लोग बात कर रहे थे छोटा बलून लाइक स्ट्रक्चर, वो उसे अगर हम लोग बड़ा करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है. यानी ये हमारा एल्वियोलाई है और यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज मतलब जिसमें से ब्लड फ्लो होगा. अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम लोग ने इनहेलेशन में जो ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्सीजन और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज यहाँ पे होता है. Gaseous exchange occurs continuously while blood is circulating around the alveoli. यानी इस एरिया में ये दोनों का जो लेयर है वो बहुत ही थिन होता है, इसीलिए बहुत ही आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं. एयर अंदर लेने के बाद ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आया है. ऑक्सीजन किसके साथ एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. एंड आयन कंटेनिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ द ब्लड. हमारा जो रेड ब्लड है, ब्लड में आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है जो एक आयन कंटेनिंग प्रोटीन है. ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो आयन कंटेनिंग प्रोटीन है. यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है. हीमोग्लोबिन ऑब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर विद इन एल्वियोलाई. अब आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेगा और उसी के साथ उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेके आया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा एल्वियोलाई में और ऑक्सीजन को ले लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से एक्सेलेशन प्रोसेस में बाहर निकल जाता है. Thus, oxygen is taken into the blood and CO2 is given and vapors are removed from the blood and given out by exhalation. तो ब्लड आरबीसी से बना है. आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को देगा. वो कार्बन डाइऑक्साइड और वेपर एक्सेलेशन प्रोसेस में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. अब ये जो हम लोग इनहेलेशन एक्सेलेशन प्रोसेस करते हैं, इसमें और एक बहुत ही मस्कुलर पोर्शन होता है बॉडी में जो इसमें हेल्प करता है, जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं. मस्कुलर पार्टीशन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थोरैसिक केज. यानी हमारा जो चेस्ट रीजन है, स्टमक और लंग्स के बीच में एक मस्कुलर पार्टीशन होता है जिसे हम लोग डायफ्राम कहते हैं. दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज डायफ्राम. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी. यानी हमारे स्टमक और लंग्स के बीच में जो जगह है वहां पे ये डायफ्राम प्रेजेंट होता है. डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये लंग्स है हमारे और लंग्स के नीचे ही ये डायफ्राम जो है वो प्रेजेंट है. अब होता क्या है, simultaneously rising up the lips and lowering the diaphragm causes a decrease in the pressure on the lungs. जैसे ही इंस्पिरेशन में क्या होता है, यानी जब हम लोग सांस अंदर ले रहे होते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है. डायफ्राम नीचे जाने की वजह से क्या होता है, लंग्स थोड़े फैल जाते हैं और लंग्स के अंदर प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाता है, एयर का प्रेशर. और हम लोग को पता है कि एयर जो है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया में क्या करता है, ट्रेवल करता है. तो जैसे ही डायफ्राम नीचे जाता है लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होता है, एयर बाहर से अंदर यानी ब्रीथिंग इन होता है. यानी हम लोग सांस अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, बाहर से एयर अंदर लंग्स में ट्रेवल करेगा और इसी के साथ ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी के अंदर आ गया. When the lips return to the original position and diaphragm rises up, pressure on the lungs increases. अब एक्सेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम ऊपर की तरह मूव होगा, जिसकी वजह से लंग्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर गिरेगा. लंग्स के ऊपर प्रेशर गिरेगा यानी लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. अब एयर अंदर से बाहर ट्रेवल करेगा. अब ये कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है डायफ्राम का ऊपर नीचे, जिसकी वजह से लंग्स पे प्रेशर कम ज्यादा होते रहता है. जैसे ही प्रेशर कम होगा एयर अंदर आएगा ऑक्सीजन वाला, जैसे ही प्रेशर घटेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर बाहर जाएगा. कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट जो है डायफ्राम का चलता रहता है ताकि
स्मूथली ब्रीथिंग हो सके। तो इस चैप्टर में हम लोग ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है। आने वाले चैप्टर में यही चैप्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।